और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की भी, जो खुद हाथों में पोछा लेकर सफाई करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे, जहां उन्होंने कालाराम मंदिर में साफ सफाई की और फिर वो पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया गया है। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से देश के तीर्थ स्थानों और मंदिरों की साफ सफाई का अभियान चलाने की भी अपील की। खुद सबसे पहले पीएम ने मंदिर परिसर में बाल्टी और पोछा लेकर सफाई की। माना जाता है कि पंचवटी में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास का समय बिताया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोनपुर में रात में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मेडिकल जांच और दवाओं समेत दूसरी सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी को लेकर भी जानकारी जुटाई। अपने निरीक्षण में डिप्टी सीएम ने जरूरी निर्देश भी दिए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कार की छत पर पटाखों से आतिशबाजी करने का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कार को सीज कर लिया। दरअसल ये मार्केट के पास चलती कार से आतिशबाजी कर रहे थे। ऐसे में किसी ने इसका वीडियो अपने फोन से बना लिया, फिर तुरंत ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई कर इस कार को जब्त कर लिया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यूपी की सरकारी बसों में राम भजन सुनाए जा रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी लखनऊ से अयोध्या तक एक ऐसी ही बस में सफर किया। ये भजन खासतौर पर अयोध्या जाने वाली बसों में बजाए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री के मुताबिक ऐसा कर रामनगरी जाने वाले भक्तों को तीर्थ की अनुभूति करवाई जा रही है। मैं कहूं कि सार्थकता जीवन की हो गई कि 500 वर्षों से जिसके लिए कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, उनके जीवन में ये ऐसे शुभ दिन देखने को नहीं मिला। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कड़ाके की ठंड से जुड़ी है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठिठुरन है और सर्दी के साथ कोहरे की चपेट में है। बेहिसाब सर्दी बहुत सारी चुनौतियों को लेकर आती है। बड़ी चिंता सेहत को लेकर है। सर्दी का एक कनेक्शन खून में मौजूद आयरन से भी है, जिसे समझना जरूरी है। लगे हाथ सर्दी में बच्चे और बुजुर्गों की सेहत को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। सुबह सवेरे दिल्ली का ये हाल है। सड़क पर सामने वाली गाड़ी भी मुश्किल से नजर आती है। कोहरे की वजह से रात है या दिन फर्क करना मुश्किल है। ये दूसरी तस्वीर माउंट आबू की है, जहां पारा शून्य के आसपास जा चुका है। खेतों में बर्फ की परत बिछी है, जिंदगी जैसे जमने लगी है। बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है, सब लोग कांप रहे हैं। इतनी ठंड पहली बार देखी हमने, तो कभी देखी नहीं थी 40 सालों में। इस बार सर्दी थोड़ा लेट आई है, लेकिन सर्दी जबरदस्त है। कभी पैर ओढ़ के एकदम ढक के एकदम इस तरीके से आते हैं कि हवा लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत भयंकर है इस बार। राजस्थान ही क्यों, पंजाब और हरियाणा में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड है। धूप का नामो निशान नहीं, तापमान नीचे जा चुका है और शीतलहर जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोल्ड डे है। ये तस्वीर वाराणसी की है। शहर ठंडी हवा की चपेट में है। गंगा नदी के घाट पर चहल पहल तो है, लेकिन हर तरफ कोहरे की चादर है। ठंड की ऐसी ही तस्वीर कमोबेश पूरे उत्तर भारत में है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में कोल्ड डे का अलर्ट है। कई शहरों में कोहरे और शीतलहर का भी प्रकोप है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कपाने वाली इस सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। दिल्ली में कोल्ड डे जैसे हालात हैं। रात हो या दिन, सर्दी से राहत नहीं। सड़कों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो घरों में रूम हीटर का आसरा है। जिन्हें सुबह सवेरे काम पर निकलना है वो सर्दी का सितम झेल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के तमाम राज्यों की अगर बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ठंड का जो सितम है वो जारी रहने वाला है। यानी मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाले।
हो सकता है कि ये कम हो जाए, लेकिन अभी बढ़ने का कोई भी अंदेशा जो है वो नजर नहीं आ रहा। इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और मौसम में बदलाव देखने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बरकरार रहने वाली है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग की माने तो घना कोहरा भी छाया रह सकता है। शुक्रवार को निकली हल्की धूप ने हल्की राहत जरूर दी, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं है। दिल्ली वालों को अगला हफ्ता भी ठंड और कोहरे के साथ गुजारना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, औक, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में कोल्ड डे के हालात हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में गंभीर कोल्ड डे यानी सीवियर कोल्ड के हालात हो सकते हैं। ऐसी ठंड में घर से बाहर निकलना तो दुश्वार है ही, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता सेहत को लेकर है। अगर आपको ठंड ज्यादा लग रही है तो हो सकता है कि ये एनीमिया का लक्षण हो, जिसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनीमिया क्या है। रेड ब्लड सेल के अंदर आयरन होता है जो ऑक्सीजन को ब्लड से जोड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन मिलने से ही टिश्यूज, मसल्स और ऑर्गन सही ढंग से काम करते हैं। आयरन कम होने से एनीमिया की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से ठंड ज्यादा लगेगी और शरीर दूसरी कई बीमारियों की चपेट में आ सकता है। आलस, चक्कर और सिरदर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दियों में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे घंटों तक रजाई कंबल के अंदर होने के बावजूद हाथ पैर ठंडे रहते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो मुमकिन है कि आयरन और हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो। अब सवाल है कि आयरन की कमी दूर करने के लिए क्या किया जाए। डॉक्टर्स इसके लिए हरी पत्तेदार और सीजनल सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा फल और ड्राई फ्रूट से भी आयरन हासिल किया जा सकता है। दाल, चना, राजमा और सोयाबीन जैसे अनाज में भी आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। ठंड के इस मौसम में बच्चे और बुजुर्गों का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बुजुर्गों में विटामिन डी का लेवल कम न हो, इसलिए 15 से 20 मिनट की धूप के साथ भोजन में भी विटामिन डी शामिल करें। उनका फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है, इसलिए घर में ही योग या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कारगर होगी। बुजुर्गों के साथ बच्चों की इम्यूनिटी का ख्याल रखें। ऐसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी मौजूद होता है। सर्दी के इस मौसम में हाइड्रेशन का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। शरीर में पानी की कमी न होने दें। कड़ाके की ठंड में खुद भी सावधान रहें। बहुत जरूरत न हो तो घर से बाहर निकलना नजरअंदाज करें। ऊनी कपड़ों में कोई कोताही न हो। सर्दी के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए दूसरों को भी आगाह करें। हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐसी सर्दी में क्या एहतियात जरूरी है, विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर कपिल खन्ना। सर्दियों में जनरली देखा जाता है कि लोग पानी कम पीते हैं, लेकिन ऐसे में पानी की मात्रा को कम ना होने दें। गर्म तरल पदार्थ जरूर लेते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें। और अगर किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी इस तरह के कोई भी लक्षण दिखते हैं या शरीर में दर्द होते हैं या फीवर आता है, तो उस कंडीशन में अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अगर किसी को इस वजह से छाती में भारीपन होने लगे बुजुर्गों को, तो वो इस चीज को इग्नोर ना करें, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर काफी राइज हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से पेशेंट के हार्ट की दिक्कत होने की संभावनाएं होती हैं, जो कि बूढ़ों में काफी पाया जाता है। दूसरी चीज, नमक का सेवन कम करें। घी, तेल, चिकनाई, क्योंकि सर्दियां होती हैं तो गर्म चीजों में तली हुई चीजें और हैवी फूड खाने की आदत थोड़ी सी होती है, उसको अवॉइड करें। बच्चों के लिए सलाह ये रहेगी कि उनको भी गर्म चीजों का सेवन ज्यादा कराएं, ठंडी चीजें ना दें, आइसक्रीम्स वगैरह से अवॉइड कराएं उन्हें। और कोशिश करें कि जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें घर के अंदर ही रहें और अपना ध्यान रखें। आपने एक ये चीज नोट और करी होगी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें हार्ट अटैक भी ऐसे सीजन्स में बढ़ जाते हैं। उसका कारण रहता है क्योंकि ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई होती है, और ऐसे में पेन होने पे वो अपने आप सोचते हैं कि ये गैस का दर्द हो सकता है, तो उसको इग्नोर ना करें। बीजेपी कर्नाटक में उतारेगी कई नए चेहरे, तो दिल्ली में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई से पश्चिम और दक्षिण भारत को बड़ी सौगात दी। दरअसल उन्होंने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल मुंबई और नवी मुंबई को आपस में जोड़ेगा। पीएम मोदी ने साल 2016 में इसका शिलान्यास किया था। ये पुल करीब 22 किलोमीटर लंबा है। इसमें 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर और करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। इससे अब मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में भी कम समय लगेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी कर्नाटक में करीब 1 दर्जन नए चेहरे लोकसभा चुनाव में उतारेगी। इस तरह कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ सांसदों ने पहले ही अलग अलग वजहों से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। इनमें पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा और अनंत हेगड़े समेत कुछ दूसरे सांसद शामिल हैं। वैसे बीजेपी ने इस बार जेडीएस के साथ गठबंधन किया है। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जर्मनी की गायिका कैसेंड्रा स्पिटमैन ने सोशल मीडिया पर एक राम भजन शेयर किया, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की। साथ ही पीएम ने भी इस भजन को रीपोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने पहले भी मन की बात कार्यक्रम में कैसेंड्रा का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों का डेटा साझा न करने वाले राज्यों को जुर्माने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों ने पुराने आदेश के मुताबिक अभी तक केंद्र को जरूरी डेटा नहीं सौंपा, वो 6 हफ्ते में दाखिल करें। अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने डेटा नहीं दिए हैं। दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता निर्विरोध चुने गए। तीनों प्रत्याशियों का जीतना तय माना जा रहा था, क्योंकि किसी दूसरे दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था। अब इस जीत के बाद तीनों ने रिटर्निंग ऑफिसर आशीष कुंद्रा से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन शेष है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों के लिए कठिन व्रत शुरू किया है, लेकिन सियासी मैदान में भी मंदिर को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी निमंत्रण स्वीकार नहीं करने पर कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। ये सच है कि जैसी भावना वैसे ही दिखते हैं भगवान, लेकिन फिलहाल जैसी राजनीति नेताओं को वैसे दिख रहे हैं राम। पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। इन लोगों के डीएनए में ही भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ काम उनके डीएनए में स्थापित हो चुका है। अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री भक्ति की भाव यात्रा पर है, तो विपक्ष पॉलिटिक्स के पेंच में फंसा है। प्रधानमंत्री 11 दिनों के कठिन व्रत पर है, तो कांग्रेस सियासी हट पर है। एक और सियासी प्रहार है, दूसरी ओर 22 जनवरी का शिद्दत से इंतजार है। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का। राम मंदिर से जुड़ी आस्था अपनी जगह है, आम चुनाव की रणनीति अपनी जगह। कांग्रेस निमंत्रण नामंजूर करके स्टैंड ले चुकी है, पर नुकसान न हो जाए इसलिए नई नई दलील आ रही है। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? देश की 4 शंकराचार्य जो खुद कहते हैं कि सारे हिंदू धर्म की और धर्म शास्त्र की नियमों की उल्लंघन करते हुए चुनाव के लिए मोदी और बीजेपी पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन की मसला आम लोगों में फैलाते हैं, इसमें वो शामिल नहीं होना चाहते।
दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के रुख से उसके कई नेता नाराज हैं। तर्क भी ठीक है कि राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया, फिर कांग्रेस की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी क्यों? दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह अकेले नेता नहीं जिन्हें कांग्रेस आला कमान का फैसला समझ नहीं आ रहा। जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है वो निर्णय वही करेंगे। अब जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन हैं मना करने वाले? जानकार मानते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति कांग्रेस को रास नहीं आई। छत्तीसगढ़ और एमपी में राम पर जोर देने के बाद भी सरकार नहीं आई, जबकि तेलंगाना की जीत ने अल्पसंख्यक मतदाताओं के मामले में उम्मीद की किरण दिखाई है। अयोध्या नहीं जाने का फैसला भी शायद इसीलिए है। फिर भी कांग्रेस किसी भी सूरत में भगवान राम के खिलाफ नहीं दिखना चाहती। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट के हम पे इतना वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। कहाँ तो कांग्रेस कह रही थी ताला हमने खुलवाया, पूजन हमने कराया, अब वो राम बीजेपी के। धर्म संकट इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के सामने भी है, लेकिन राज्यों में उनके समीकरण अलग हैं, जबकि कांग्रेस बड़े जनाधार की तलाश में है। मंदिर को लेकर उलझन इसलिए है, खुलकर साथ आ नहीं सकते, विरोध भी कर नहीं सकते। भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। इन लोगों के डीएनए में ही भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ काम करने का, वार्तालाप करने का काम उनके डीएनए में स्थापित हो चुका है। कई सालों से हम देखते आए हैं। अयोध्या में राम आ रहे हैं, देश में चुनाव आ रहा है, तैयारी दोनों के लिए है। टाइमिंग ऐसी है कि दोनों का कनेक्शन जुड़ गया है, इसलिए राम को लेकर जबरदस्त राजनीतिक घमासान भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी बढ़त रही और ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स 847 अंक उछलकर रिकॉर्ड 72,568 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 247 अंक चढ़कर 21,895 पर पहुंच गया। ये इसकी अब तक की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 130 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 63,280 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई, चांदी 300 रुपए सस्ती हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 76,000 रुपए पर पहुंची। दिसंबर महीने में रिटेल महंगाई दर में हल्की बढ़त रही। ये 5.69% दर्ज की गई। ये पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। वैसे नवंबर में रिटेल महंगाई दर 5.55% रही थी। नवंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन दर 2.4% रही, जबकि अक्टूबर महीने में ये 11.7% दर्ज की गई थी। कार कंपनी किया मोटर्स ने अपनी नई कार सोनेट फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपए है। कंपनी ने इस कार को 19 वेरिएंट्स में बाजार में उतारा है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज प्रगति मार्ग में कहानी एक ऐसे नौजवान की जिन्होंने हालात के आगे घुटने नहीं टेके, मुश्किलों से लड़े और अपनी राह खुद बनाई। और वो नौजवान है जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन। 8 साल की उम्र में एक हादसे में दोनों हाथ गंवा बैठे। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा देखा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज वो न सिर्फ अपना सब काम खुद करते हैं, बल्कि पैरा क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी। क्रिकेट खेलना था, लेकिन 8 साल की उम्र में हमारा एक्सीडेंट हो गया,
लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से, और हमेशा मैंने ये सोचा था कि मैं आगे जाऊं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हर कोई काम, जो भी काम होता है वो मैं खुद करता हूं। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे बिल्कुल ही मतलब हाथ जब चले गए, तो उसके बाद हर एक ने मेरे साथ वो एक बैड बिहेवियर किया है, क्योंकि कोई जब भी मैं उछालते थे, मतलब जिनके साथ मैं उठता बैठता था वो नहीं उठ गए, लेकिन हाथ कटने के बाद बिल्कुल जो है सपना टूट गया। लेकिन बहुत मुश्किलात उठाने पड़े, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से। हमेशा मैंने ये सोचा कि नहीं, एक दिन मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी। सफर आसान नहीं था, लेकिन क्रिकेट के प्रति दीवानगी ने हौसला बनाए रखा। कॉलेज में एक शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और पैरा क्रिकेट खेलने की सलाह दी, और फिर तो जब मौका मिला आमिर ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पहला 2013 में हमने नेशनल खेला था, उसके बाद फिर हर एक इंडिया में, फिर 2018 में मैं बांग्लादेश नेशनल इंटरनेशनल मैच खेलने गए, फिर उसके बाद नेपाल और शारजा दुबई गए खेलने के लिए। इन जगहों पर मैंने क्रिकेट खेला है, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, जो एक पैर से गेंदबाजी करना और फिर नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, वो एक अनोखा था। क्रिकेट में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर इनके आदर्श हैं। सचिन को लेकर इनकी दीवानगी आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सचिन खुद इनकी तारीफ भी कर चुके हैं। सचिन ही क्यों, इनके जुनून और जज्बे की कहानी ही ऐसी है कि जिसने भी सुनी सलाम किया। आमिर हुसैन लोन ये अच्छा इंसान है, बड़ी पर्सनैलिटी है। इसने बहुत स्ट्रगल किया है, बड़ी मेहनत की है। इसके घर वालों ने भी इस पे मेहनत की है, इसने खुद भी मेहनत किया है और ये सीखा है। बहुत फख्र है आमिर हुसैन लोन पर। इसने बहुत स्ट्रगल किया है। आमिर हुसैन की कहानी युवाओं के लिए मिसाल है। वो गालिब के शेर पर अमल करते हैं और सबको इस पर अमल करने की सलाह भी देते हैं। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बच्चों को लेकर असम सरकार के एक फैसले की, जो चर्चा का विषय बन गया है। असम सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है, जिसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान नाम दिया गया है। लगभग 4,000 करोड़ की योजना के तहत असम सरकार 40 लाख ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आर्थिक मदद देगी, जिससे वे अपना रोजगार शुरू कर सके। इस योजना के तहत हर लाभार्थी महिला को 3 साल में 35,000 रुपए दिए जाएंगे और अगले 2 वर्षों में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों के लिए सरकार ने एक शर्त भी रखी है। शर्त यह है कि योजना का लाभ लेने वाली सामान्य और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी महिलाओं के लिए शर्त यह है कि उनके 4 से ज्यादा बच्चे ना हों। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की घोषणा करते हुए कहा है कि धीरे धीरे राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाएं इस शर्त का पालन करते दिखेंगी। माना जा रहा है कि असम के स्वयं सहायता समूहों में शामिल करीब 40 लाख महिलाओं में से बच्चों की संख्या के कारण लगभग 5 लाख महिलाएं योजना से बाहर की जा सकती हैं। बच्चों की संख्या के अलावा इस योजना के लाभार्थियों को 2 और शर्तों को भी पूरा करना होगा। लाभार्थी महिलाओं को अपनी लड़कियों का स्कूल में दाखिला कराना होगा। यदि लड़की स्कूल जाने लायक नहीं है तो महिलाओं को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे समय आने पर उन्हें स्कूल भेजेंगी। इसके साथ ही पिछले साल सरकार के अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत महिलाओं ने जो पेड़ लगाए थे वे जीवित रहने चाहिए। साल 2021 में असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार जल्द ही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की सीमा लागू करेगी। ये कदम उसी दिशा में उठाया जा रहा है। असम सरकार के इस फैसले को लेकर हमने गुवाहाटी में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक स्कीम लॉन्च किया है, जहां पे 35,000 जो पैसा है वुमेन को मिलने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि पर वहाँ पे भी जो स्कीम का नाम है लाखपति बाइजो स्कीम, वहाँ पे एक महिला को 35,000 दिया जाएगा पर
जो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी का है वहाँ पे 3 चिल्ड्रन, उन लोग का 3 बच्चा होने से ये स्कीम अप्रूव कर पाएंगे, और जो एससी और एसटी है 4 बच्चा होने से ये स्कीम उन लोग को ये स्कीम मिलेगा। मेरे साथ अभी मौजूद है एक आदमी, उनसे जानते हैं कि ये स्कीम लॉन्च होने के बाद इसके ऊपर क्या सोचते हैं। नहीं, अच्छा ये स्कीम निकाला है, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है, और ये सब करने से वो महिला लोग को भी बहुत मतलब काम में आग बढ़ेगा इस स्कीम से, और उसको बहुत फायदा भी होगा। अगर ये सिस्टम अगर हम लोग का उस टाइम में होता तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होना था, लेकिन हम लोग का नहीं था ना। मैं तो एक गांव की लड़की हूँ, तो मुझे पता है कैसा होता है, कितना मेहनत होता है। तो अभी मेरा मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके मुझे अभी गुवाहाटी पढ़ने के लिए भेजा है, तो मुझे पता है कितना खर्चा, कितना होता है, दुख होता है। तो अभी ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। ये अच्छा स्कीम है, महिलाओं के हित में अच्छा ही है, बिकॉज महिला जो गांव में रहती है उसको जैसे कि उसका जो हस्बैंड वगैरह जो बाहर जाते हैं काम आने के लिए, लेकिन दोनों जने का कमाना तो ज़रूरी है, एक जने से तो घर नहीं चल सकता है, इसीलिए दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो अच्छा ही है। हाँ, ओबीसी के लिए जो अलग से एक क्राइटेरिया रखा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा क्या है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आगे ऐसा नहीं था। दूसरा कास्ट के लिए ये सब था, प्रोविज़न था दूसरा कास्ट के लिए, लेकिन हम लोग का जो ओबीसी के लिए तो नहीं था। ये बहुत अच्छा क्या है। और अभी जो महिला है गांव के, वो लोग अपने बच्चों को अभी स्कूल में भेजेंगे, तो अभी जो बच्चा लोग है वो लोग का भी भविष्य अच्छा होगा। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। चिराग और सात्विक का दिखा शानदार प्रदर्शन। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इस जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में चीन के रेन जियांग यू और हेजी टिंग की जोड़ी को 21-11 और 21-8 से मात दी। अंडर 19 दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान डेविड टीजर को कप्तानी के पद से हटा दिया गया। दरअसल उन्होंने हमास से जंग के दौरान इजरायल का समर्थन किया था। बताया जाता है कि टीजर खुद यहूदी समुदाय से आते हैं। हालांकि वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल रहेंगे। ये टूर्नामेंट 19 जनवरी से शुरू होगा। मोहाली में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए T20 मैच को देखने के बाद कुछ बीसीसीआई अधिकारी चंडीगढ़ के एक मशहूर ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। इनमें बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह समेत बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता शामिल रहे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर T20 बिग बैश लीग मैच के लिए हेलीकॉप्टर से सीधे स्टेडियम में उतरे। दरअसल उन्हें सिडनी थंडर की ओर से मैच खेलना था, लेकिन इस मुकाबले से पहले वो अपने भाई की शादी में शामिल हुए, फिर सीधे मैच के लिए रवाना हो गए। इसके लिए वो हेलीकॉप्टर से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने सिडनी सिक्सर्स टीम के खिलाफ मैच खेला। हालांकि इस मुकाबले में वार्नर की टीम सिडनी थंडर को 19 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इटली की हॉकी टीम रांची में हिंदू धर्म के रंग में रंगी नजर आई। दरअसल टीम की खिलाड़ी जगन्नाथपुर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने संस्कृत के मंत्रोच्चारण के बीच वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। रांची में ही शनिवार से ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर की शुरुआत हो रही है। इससे पहले इटली की टीम ने भी पूजा की। इसमें खास बात यह भी रही कि कुछ खिलाड़ियों ने पूजा के दौरान माथे पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। खबर है कि सौरव गांगुली पर बन रही फिल्म के लिए अभिनेता का नाम लगभग तय हो गया है। माना जा रहा है कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की भूमिका में दिखेंगे। आयुष्मान भी गांगुली की तरह लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, जिसकी वजह से वो इस रोल के लिए फिट बैठ रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में एंट्री कर ली। सुमित नागल ने फाइनल क्वालिफाइंग राउंड में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।